Good evening, everybody present here. Myself, Advocate Dr. M.K. Vaishnav, and today we talk about on the topic. The topic's name is necrophilia. दोस्तों, आप सभी का जुडिशरी क्लासरूम वर्कशॉप में हार्दिक स्वागत है। और आज हम कानून के एक ऐसे विषय की, एक ऐसे पेज की बात करने वाले हैं जिसका नाम है नेक्रोफिलिया। जी हाँ, आईपीसी के किसी भी सेक्शन में इसका कोई भी प्रावधान नहीं है। तो हम जानते हैं कि ये नेक्रोफिलिया कब चर्चाओं में आया, और इसके लिए आईपीसी में अगर कोई भी प्रावधान अलग से नहीं है तो आईपीसी का कौन सा सेक्शन इसके अंदर दंड का प्रावधान करेगा। तो देखिए, आपको मेरे पीछे एक छोटी सी पेंटिंग दिखाई दे रही है। ये एक पेंटिंग है जो फॉरेन कंट्री की है। यहाँ पर एक डेड बॉडी है, ये एक मम्मी दिखाई दे रही है आपको, डेड बॉडी, और उस पर ये एक पुरुष बनाया हुआ है। और ये क्या कर रहा है, डेड बॉडी को इस बॉक्स से निकालकर इसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि मर्द महिला शरीर के साथ रेप की कोशिश की जा रही है। इसे ही साइंटिफिक भाषा में नेक्रोफिलिया कहा गया। नेक्रोफिलिया जो है वो एक मानसिक विकार कहा जा सकता है। नेक्रोफिलिया को एक मानसिक विकार कहा जा सकता है। इस मानसिक बीमारी में व्यक्ति अपनी शुद्ध बुद्ध या फिर मानवीय व्यवहार जो होता है, सोचने समझने या कार्य करने की वह अवस्था जो एक सामान्य व्यक्ति के पास होता है, जिसमें विवेक होता है, जिसमें अपनी सामाजिक वैल्यू को लेकर के कुछ जागरूकता होती है, वह सब खो बैठता है। तो ये केस न केवल भारत में बल्कि विश्व के अलग अलग देशों में भी सामने आए, और विश्व के कई देशों में इसको लेकर कुछ कानून भी है। लेकिन क्या भारत में नेक्रोफिलिया अपराध है, तो इसका जवाब हम जानेंगे। देखिए, जुडिशरी की प्रिपरेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि जुडिशरी की प्रिपरेशन न केवल सिर्फ जो हम सेक्शन सुनते आ रहे हैं उनसे संबंधित होती है, बल्कि कुछ ऐसे मुद्दे भी जो व्यवहार में जो घटनाएं घटित होती है, जिन पर कोई कानून नहीं बना है, जो कानूनी पेच है, उन पर भी हमारी राय जानी जा सकती है। रिटन में हमसे इनके बारे में डिस्क्राइब मांगा जा सकता है। ये कब चर्चाओं में आया, किस कोर्ट में इसको लेकर के कौन सी याचिका दायर की गई, ये सब जुडिशरी में हमसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, नेक्रोफिलिया के बारे में बात करते हैं। मैं यहां पर चेंज करता हूं। देखिए, नेक्रोफिलिया भारत में सबके साथ रेप क्यों नहीं है क्राइम। तो आपको यहां इस पहली लाइन से यह बात क्लियर हो गई है कि भारत में अगर डेड बॉडी के साथ कोई भी रेप किया जाता है तो वह क्राइम नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी आईपीसी के अंदर अलग से कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि महिलाओं के साथ ऐसा कोई भी शारीरिक कृत्य किया जाता है, महिलाओं के साथ ऐसा कोई भी कार्य किया जाता है, तो उसके लिए हमारे आईपीसी में दंड का प्रावधान है। हमारे आईपीसी में उसके लिए उसको वर्णित भी किया गया है। तो अलग अलग प्रावधान है, 376 है, 377 भी है। तो अलग अलग प्रावधान आईपीसी में दिए हुए हैं। जानिए किस देश में है। लोग, नेक्रोफिलिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है। इसमें इंसान पागलों जैसा हो जाता है, वह सामान्य मानवीय व्यवहार की सुध-बुध खो बैठता है। उसे नहीं पता है कि एक इंसान, ह्यूमन बीइंग के क्या नेचर है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सामाजिक जागरूकता उसमें बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ये एक मानवीय व्यवहार की सुध-बुध खो बैठने की अवस्था है। ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति मेंटलिटी रूप से बिल्कुल बीमार हो चुका है। सॉरी। देखिए, बहुत सारे केसों में जब ये मुद्दा उठा तो यहां पर क्या हुआ, व्यक्ति ने, अक्यूज ने, अपराधी ने, जिसने ये कृत्य किया, उसने कब्र से खोदकर महिला के शव के साथ रेप कर किए, उससे भी बाज नहीं आए। तो महिला की लाश के साथ रेप के कई केस सामने आ चुके हैं, और इसे ही कहा गया नेक्रोफिलिया। दोस्तों, क्या नेक्रोफिलिया को जब आईपीसी में अलग से प्रावधान नहीं है तो हम किस प्रकार की सेक्शन में इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर एक सेक्शन मैं आपको याद दिलाता हूं। एक सेक्शन आईपीसी का 297, आईपीसी सेक्शन
297, जिसके अंदर किसी व्यक्ति के शव, अंत्येष्टि, शमशान, कब्रिस्तान के अधिकारों को लेकर के उसका पूर्ण रूप से सम्मान पूर्वक से अंत्येष्टि किया जाना, ये सभी मंदिरों को लेकर के ये सभी प्रावधान है। उपासना की व्यवस्था, कब्रिस्तान में जो रीति है उसको पूर्ण किया जाना, या फिर शमशान की जो रीति है उसके अंत्येष्टि कार्यक्रम को सम्मान के साथ उसकी लाश को जलाया जाना, ये सारे के सारे जो प्रावधान है ये आईपीसी का सेक्शन 297 हमें प्रोवाइड करवाता है। तो यहां पर हम एक बात कह सकते हैं कि किसी भी महिला या किसी भी लाश, डेड बॉडी जिसके साथ ये कृत्य किया जा रहा है वह उसकी डेड बॉडी के साथ उसका अपमान करना है, तो किसी भी डेड बॉडी का जब अपमान किया जाता है तो वहां पर आईपीसी का सेक्शन काम करता है 297। आईपीसी का सेक्शन 297 यहां पर एक कार्यरत होता है। लेकिन जैसे कि मैंने पूर्व क्लासों में बात की कि किसी भी अपराध को कारित करने में सबसे पहला जो मुख्य घटक हमारे सामने आता है, एलिमेंट्स जो होता है, वह होता है इंटेंशन। जो आईपीसी का सेक्शन 297 है उसमें यह लिखा है कि किसी भी व्यक्ति की जो डेड बॉडी है उसकी जो सम्मान है उसको ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से, इंटेंशन उसको ठेस पहुंचाना है। लेकिन नेक्रोफिलिया में यह भी शायद यहां भी कानूनी पेच आ जाएगा। यहां व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत है और वह उसका इंटेंशन उसको ठेस पहुंचाना नहीं है, उसकी वो किसी प्रकार की डेड बॉडी के साथ इसलिए वो कृत्य नहीं कर रहा कि वो उसकी इंटेंशन उसमें रहा हो कि उसको ठेस पहुंचाए। लेकिन आईपीसी का जो सेक्शन 297 है यहां पर क्या रहता है, यहां पर इंटेंशन रहता है कि उसकी डेड बॉडी को क्या है मुख्य रूप से ठेस पहुंचाने जाए, उसके अंत्येष्टि क्रिया में बाधा डाली जाए, तो यहां इंटेंशन रहता है। तो नेक्रोफिलिया में इंटेंशन भी नहीं रहता, तो यहां भी कुछ कानूनी पेच आ सकते हैं। देखिए आगे इसमें क्या प्रावधान किए, कोर्ट ने कौन से डिसीजन दिए, उन पर बात करते हैं। देखते हैं भारत में सबके साथ रेप क्यों नहीं है क्राइम। कर्नाटका का एक इलाका, एक जिला है तुमकुरु, वहां एक महिला की हत्या के बाद बलात्कार के फैसले में एक अलग कानून की जरूरत को लेकर एक नई बहस स्टार्ट हो गई। यहां किसी महिला की हत्या की गई और हत्या करने के बाद रेप किया गया, और इसी मुद्दे को लेकर के एक नई बहस छिड़ जाती है, कानून में एक नई डिमांड स्टार्ट हो जाती है कि क्या इसके लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए, और दंड का प्रावधान अगर है आईपीसी में तो किस सेक्शन में है। तो कर्नाटका हाईकोर्ट का कहना है कि मुर्दा घरों महिलाओं के शव के साथ यौन संबंधी घटना बढ़ने लगी है और इसे रोकने की सख्त जरूरत है। हाईकोर्ट ने कहा था कि मृत महिलाओं की गरिमा को बनाए रखने के लिए सरकार को सुनिश्चित करने के लिए इसके लिए कोई कठोर कानून लाने की आवश्यकता है। हाईकोर्ट ने सरकार को सुझाव दिया कि ऐसे घिनौने अपराध को रोकने के लिए जो आप आईपीसी का सेक्शन 377 है उसमें आवश्यक संशोधन करें। न्यायमूर्ति बी वीरप्पा और न्यायमूर्ति वेंकटेश नाइक की हाईकोर्ट की खंडपीठ ने केंद्र सरकार में नेक्रोफिलिया को अपराध मानने के लिए एक नया कानून बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया और अपील की। क्या है कर्नाटक का हत्या और रेप कांड, देखते हैं ये क्या था और इसमें किस प्रकार की कानूनी पेचीदगियां जो है, कानूनी जो बारीकियां हैं वो सामने आई। एक बार तो इसे रेप माना गया, लेकिन जब बहस हुई तो फिर इसे रेप की श्रेणी भी नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि कृत्य कुछ इस प्रकार किया गया था। अगर किसी महिला को मारने से पहले, उसकी हत्या करने से पहले अगर रेप करते हैं और बाद में हत्या की जाती तो महिला के साथ किया गया रेप 376 में आ जाता। लेकिन अगर किसी महिला को पहले मारा जा चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है, डेथ करने के बाद उसके साथ रेप किया तो वह तो डेड बॉडी के साथ रेप कहलाएगा। तो इतनी बारीकियां जब आती है सामने तो डिसीजन भी कहीं ना कहीं चेंज होते हैं, समझते हैं। वास्तव में कांड जो था साल 2015 का, कर्नाटक के तुमकुरु जिले में 21 साल की एक महिला की हत्या के बाद उसके साथ बलात्कार किया गया था। सेशन कोर्ट ने आरोपी की हत्या और बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराया था।
कर्नाटका सेशन कोर्ट ने, तुमकुरू सेशन कोर्ट ने इसमें हत्या और बलात्कार के मामले में दोषी ठहरा दिया। इसके बाद अभियुक्त कर्नाटका हाईकोर्ट चला गया। एक्यूज जो था उसने अपील की कर्नाटका हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ, जहां खंडपीठ ने हत्या के आरोप को बरकरार रखा लेकिन उसे बलात्कार के आरोप से मुक्त कर दिया। यह तो क्लियर था क्योंकि मर्डर उसने किया था, तो उसे मर्डर के आरोप में तो एक्यूज रखा, उसे मर्डर के आरोप से तो मुक्त नहीं किया गया, लेकिन बलात्कार 376 के आरोप से उसे फ्री कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जीवित महिला के साथ रेप नहीं था, ये डेथ होने के बाद डेड बॉडी के साथ रेप था। तब कोर्ट ने ये कहा कि उस व्यक्ति ने जो किया वह नेक्रोफिलिया था, जो कि भारतीय दंड संहिता के यानी कि इंडियन पेनल कोड के, आईपीसी के किसी भी प्रावधान के तहत अपराध नहीं है। तो ये इंडियन पेनल कोड के किसी भी सेक्शन में इसका प्रावधान किया गया ही नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकांश सरकारी और निजी अस्पतालों के जो मोर्चरी हैं, जो शवगृह है, वहां का सुरक्षाकर्मी महिला शव के साथ दुराचार करता है और ये एक प्रकार का नेक्रोफिलिया है, जो कई बार सामने आ चुका है कि मोर्चरी के अंदर जो गार्ड था उसने इस प्रकार के कृत्य को अंजाम दिया, जो कि एक मानसिक विकार है। तो इसके लिए क्या इलाज की जरूरत है या दंड का प्रावधान होना चाहिए? तो इसमें सामाजिक चिंतक और कानून विशेषज्ञों का मानना है कि यहां पर दोनों चीज होनी चाहिए। यहां पर दंड के साथ साथ उसके मानसिक उपचार, उसके इलाज का भी प्रावधान किया जाए और नेक्रोफिलिया को दंड की श्रेणी में रखा जाए और इसे गैर जमानती दंड के रूप में भी रखा जाना चाहिए। तो ऐसी विचार भी प्रकट किए गए। देश में और भी हुए नेक्रोफिलिया केस, देखते हैं कौन कौन से। दोस्तों, एक केस था जिसकी मैं आगे चर्चा करूंगा, निठारी कांड, कुख्यात निठारी कांड, जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। इसमें भी नेक्रोफिलिया ऐड है। पहले देखते हैं असम के उदलगुरी में साल 2022 के अंदर 23 साल के एक व्यक्ति ने नहार एक महिला को, पहले उसका मर्डर किया, एक महिला की हत्या की और हत्या करने के बाद डेड महिला के साथ बलात्कार किया या उसकी डेड बॉडी के साथ रेप किया। इससे पहले अक्टूबर 2015 में 3 लोगों ने गाजियाबाद में कब्र से 26 साल की महिला की डेड बॉडी को बाहर निकाला। तो 2015 में 3 लोगों ने गाजियाबाद में एक कब्र से 26 साल की महिला के शव को खोदकर बाहर निकाला और कथित रूप से उसके साथ सामूहिक रूप से 2-3 व्यक्तियों ने मिलकर उसके साथ रेप किया था। तो यहां पर यह भी 376D के तहत दंडनीय नहीं था, क्योंकि यह डेड बॉडी के साथ किया गया अपराध था, जो कि नेक्रोफिलिया था। 2006 में जिस कांड की मैं आपसे बात कर रहा था, पूरे देश में इसने तहलका मचाया था। कुख्यात कांड जाना जाता है। निठारी सीरियल रेप और मर्डर केस में नेक्रोफिलिया का जिक्र पाया गया था। मनिंदर सिंह पंडेर के नोएडा स्थित आवास पर सुरेंद्र कोहली ने नाबालिग लड़कियों की हत्या करने और उनकी लाशों के साथ रेप करने की बात स्वीकार की थी। तो आपको पता है जो निठारी कांड हुआ था उसके अंदर लड़कियां गायब होने लग गई थी, वह किसी कार्य से घर से निकलती, और जब ये मामला धीरे धीरे बढ़ता गया तो बहुत सारी लड़कियों की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज हुई और अंततः जब पुलिस ने पाया तो यहां पर भी जो एक्यूज था, जो अपराधी था, उसने ये स्वीकार किया था सुरेंद्र कोहली ने कि नाबालिग लड़कियों की उसने हत्या करने के बाद उनके सब के साथ, उनकी डेड बॉडी के साथ रेप भी किया था, जो कि नेक्रोफिलिया था। तो लगातार देश में नेक्रोफिलिया के केस सामने आए हैं और इसको लेकर के कानून बनाने के प्रावधान किए जाने चाहिए, ऐसी मांग भी उठी है और इसके लिए अलग अलग प्रकार की चिंताएं व्यक्त की गई है। क्या होता है नेक्रोफिलिया? एक बार फिर से आपको डिस्कशन में लेकर जाता हूं। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यहां पर व्यक्ति अपना सामान्य विवेक खो बैठता है, उसके पास वह एक मानसिक विकृति से ग्रस्त है, एक मानसिक बीमारी से, शुद्ध बुद्ध नहीं है उसे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि नेक्रोफिलिया वास्तव में मनोविकार से पैदा हुआ एक ऐसा रोग है जिसमें इंसान सबके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। इस किस्म के विकार को पैराफिलिया भी कहा जाता है। इसी में पीडोफिलिया या फिर नेक्रोफिलिया भी शामिल है। ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। रोगी को कानून की सजा के साथ साथ उपचार दोनों की जरूरत है।
कर्नाटका हाईकोर्ट ने यहां पर इस वेटेज दिए इस बात पर कि रोगी को यहां पर सजा के साथ साथ उपचार भी दिया जाना आवश्यक है। तो नेक्रोफिलिया में जहां व्यक्ति को सजा का प्रावधान भी होना चाहिए, वहां उसकी मानसिक इस बीमारी को समाप्त करने के लिए उपचार का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। यह कर्नाटका हाईकोर्ट का वेटेज था इस बात पर। क्या नेक्रोफिलिया भारत में अपराध है? जैसे मैंने बताया कि आईपीसी में इसमें अलग से कोई प्रावधान नहीं है। आप इसमें 376 जैसे कि मैंने बताया था स्टार्ट में, मामले में 376 के लिए एक सेशन कोर्ट ने, तुमकुरू सेशन कोर्ट ने इसमें 376 के लिए उसे दोषी करार दे दिया था, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने उसे 376 के आरोप से मुक्त कर दिया। क्या नेक्रोफिलिया भारत में अपराध है? तो आईपीसी के कोड में यौन अपराधों का जो जिक्र किया गया उसमें नेक्रोफिलिया अपराध के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। वैसे अदालत ने यह कहा कि इसे धारा 297 के तहत किसी भी मानव शव के लिए अपमान के रूप में रखा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेक्रोफिलिया यौन अपराधों की जो आईपीसी इंडियन पेनल कोड के अंदर जो सेक्शन दिए गए हैं, चाहे वो बच्चों से संबंधित पॉक्सो हो, चाहे वो 376, 376D, 2N जो भी सेक्शन आईपीसी में प्रावधान किए गए हैं, उनके अंदर नेक्रोफिलिया यानी डेड बॉडी के साथ रेप करना अपराध ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो अगर हम इसे आईपीसी में कहीं ना कहीं जोड़ना चाहें, मान लीजिए इसे अपराध के लिए हम कोर्ट में याचिका लगाना चाहें या कोर्ट में किसी व्यक्ति को सजा दिलाने के लिए हम कोई परिवाद दायर करें, तो हम आईपीसी के एक सेक्शन जोड़ना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन जोड़ सकते हैं, वो है 297 297 आईपीसी, जिसमें किसी मानव शव के लिए अपमान के रूप में उसे परिभाषित किया गया है कि अगर किसी मानव की डेड बॉडी अंत्येष्टि क्रिया कब्रिस्तान या शमशान में अगर उसमें कोई भी अपमान किया जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति को जीने के साथ साथ मरने के बाद भी अधिकार है कि व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके अंतिम संस्कार, उसकी डेड बॉडी का अपमान नहीं किया जाए, यह प्रावधान भी हमारे मानवाधिकारों के अंदर उल्लेखित है। आईपीसी का सेक्शन इस पर दंड का प्रावधान भी करता है। तो 297 में यहां यह तो है कि सब का अपमान नहीं हो सकता, लेकिन 297 में 297 आईपीसी यह कहती है कि यह अपराध तब होता है जब यह इंटेंशन के साथ किया जाता है, जब इसमें आशय यह है कि व्यक्ति का आशय उसके सब का अपमान करना रहा है। लेकिन नेक्रोफिलिया में तो यहां भी पेच है, यहां डिबेट में, यहां जब दो एडवोकेट आपस में लड़ रहे हैं तो मेरा यह मत है कि उस व्यक्ति का मानसिक विकार, विकृत रूप से मानसिक विकृति उसमें, उसका आशय इंटेंशन उसका सब का अपमान करना नहीं है, तब यहां पर पेच आ जाता है। देखते हैं आगे कोर्ट क्या कहता है। लेकिन इसमें यह पेच है कि सेक्शन 297 जैसे कि मैंने आपको बताया किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के इरादे से अपमान करना शामिल है। इंटेंशन होना चाहिए उसकी धार्मिक भावना को अपमानित करने का, उसका अपमान करने का। ऐसे में सबके साथ शारीरिक संबंध को धार्मिक भावनाओं की ठेस कैसे साबित किया जाए, इससे क्या कानूनी मुश्किल है इसमें। तो यहां पर इंटेंशन कैसे साबित करेंगे कि क्या उस व्यक्ति का इंटेंशन उस डेड बॉडी का, उस बॉडी को अपमानित करने का था, उस शव के साथ उसका अपमान करने का था। क्योंकि जब इसे नेक्रोफिलिया जब डिस्क्राइब कर दिया गया है, इसे नेक्रोफिलिया के रूप में हमने सेट कर दिया और ये प्रमाणित कर दिया कि व्यक्ति नेक्रोफिलिया के अंतर्गत कार्य कर रहा है, तो वह तो मानसिक विकृति है, वह पागल है, वह अपना मानसिक सुदबुद खो बैठा है। तो यहां पर इंटेंशन तो रहेगा ही नहीं। नेक्स्ट देखते, सरकार से कानून में संशोधन की सिफारिश। हालात की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने कहा कि नेक्रोफिलिया भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दंडित करने के लिए कोई अपराध नहीं है। जब 376 में, जैसे आपको बोला तुमकुरू जिले की सेशन कोर्ट ने इसे 376 के तहत उसे दंडित किया या दंड दिया, अपराधी घोषित किया, बाद में हाई कोर्ट ने उसे 376 के आरोप से मुक्त कर दिया, तो यहां कोर्ट का कहना है कि यह कोई 376 के तहत दंडित करने का अपराध नहीं है, लिहाजा सरकार को कानून में आवश्यक संशोधन करना चाहिए। अदालत ने कहा कि इस संबंध में आईपीसी की धारा 377 के प्रावधान में आवश्यक संशोधन करे, इसमें कुछ जोड़े। अदालत ने यह भी कहा कि केंद्र चाहे तो नेक्रोफिलिया को अपराध साबित करने के लिए जुर्माने के साथ साथ सजा का एक अलग से दंड का प्रावधान भी करे, ताकि इलाज के साथ साथ दंड अगर दिया जाए साथ में, तो शायद इस समस्या से भी कुछ ना कुछ निजात पाया जा सके। किस देश में नेक्रोफिलिया पर क्या कानून है? देखिए, ब्रिटेन में यौन अपराध अधिनियम 2003, ब्रिटेन का एक यौन अपराध अधिनियम 2003 में नेक्रोफिलिया को ब्रिटेन के सेक्शन
217 के तहत एक अपराध के रूप में शामिल किया गया। दोषी को 6 महीने से 2 साल का कारावास का प्रावधान है। इसके अलावा कनाडा, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में भी नेक्रोफिलिया के लिए अलग अलग कानून हैं, लेकिन भारत में अभी तक कोई कानून नहीं है। भारतीय कानून आईपीसी 297 देखिए, भारतीय समाज में धार्मिकता, देखिए आपने नेक्रोफिलिया को तो समझा और यह भी क्लियर कर लिया कि इसके लिए हमारी आईपीसी में कोई प्रावधान नहीं है। और क्योंकि जब ये मामला उठा तो 297 की हेल्प लेने की कोशिश की गई इसमें केस को दायर करने के लिए, तो साथ साथ हम एक सेक्शन कर लेते हैं 297। भारतीय कानून आईपीसी 297 भारतीय समाज में धार्मिकता, मानवीय भावनाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। यही नहीं, संविधान में से खास महत्व दिया गया है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 की सेक्शन 297 में अंत्येष्टि क्रियाओं के अपमान के बारे में संज्ञान लेती है। किसी व्यक्ति का अंत्येष्टि, अंतिम क्रियाओं के बारे में ये संज्ञान लेती है। सम्मान के साथ उसका अंत्येष्टि कार्यक्रम होना चाहिए, अंतिम क्रिया होनी चाहिए, चाहे वह मुस्लिम है चाहे वह हिंदू है। धारा 297 में किसी कब्रिस्तान, उपासना स्थान, अंतिम संस्कार क्रियाओं में विघ्न कारित करना या मानव लाश के अपमान के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान देखने को मिलता है। भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 297 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी कब्रिस्तान, अंत्येष्टि क्रिया, उपासना स्थान के लिए पृथक रखे गए उपासना के स्थान पर अत्याचार करना, उस पर कब्जा जमाना, किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार न करने देना, उसकी भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, धर्म का अपमान करने के उद्देश्य से अंतिम संस्कार क्रियाओं विघ्न कारित करना या किसी भी मानव लाश को अपमान करने के उद्देश्य से, देखिए 2 बार मैंने बता दिया, अपमान करने का उद्देश्य अंतिम संस्कार क्रियाओं में विघ्न कारित करना या किसी मानव लाश का अपमान करने के उद्देश्य से काम करता है, ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति भारतीय कानून के अनुसार अपराधी माना जाएगा और उस पर आप 297 आईपीसी लगा सकते हैं। तो यहां पर इंटेंशन वर्ड है, आशय है, उद्देश्य है यहां पर। तो यहां पर जो भी किसी व्यक्ति के अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार या उपासना रखे गए अलग से स्थान पर अत्याचार करता है और इस आशय से करता है ये, तो वह 297 के लिए भागीदार होगा। आईपीसी का सेक्शन 297 उस पर लगाया जाएगा। आईपीसी का सेक्शन 297 किस प्रकार का दंड का प्रावधान करता है? भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 297 के अंतर्गत किसी कब्रिस्तान या उपासना के स्थान पर व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या धर्म का अपमान करने के उद्देश्य से अंतिम संस्कार क्रियाओं में विघ्न कारित करना, फिर एक मानव लाश का अपमान करना जैसे अपराधों के लिए जो दंड का प्रावधान है वह 1 वर्ष का तथा जुर्माना या आर्थिक दंड के रूप में जुर्माना अथवा दोनों प्रकार की सजा का प्रावधान किया गया है। 1 साल का कारावास, तो 1 वर्ष का इसमें कारावास है, जिसे मैं जेल लिख देता हूं, प्लस में जुर्माना भी है। कोर्ट चाहे स्थितियों को देखते हुए, अपराध को देखते हुए, चार्जशीट को देखते हुए सिर्फ कारावास दे सकती है, जुर्माना लगा सकती है और दोनों को वह प्रावधान भी दंड के रूप में कर सकती है। अपराध क्या रहेगा? आईपीसी का सेक्शन 297, देखिए यहां इसको रन कर लेते हैं। आईपीसी का सेक्शन 297 किस प्रकार के अपराध को बताता है? किसी कब्रिस्तान या फिर शमशान या उपासना के स्थान पर अथवा व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या धर्म का अपमान करने के उद्देश्य से अंतिम संस्कार क्रियाओं में विघ्न कारित करना, फिर एक मानव लाश के साथ अपमान करना या उस लाश का अपमान करना के उद्देश्य से कोई भी कार्य कारित करता है, तो आईपीसी सेक्शन 297 उसे अपराध के रूप में डिफाइन करती है। दंड क्या बताया मैंने? 1 वर्ष का कारावास, जुर्माना या आर्थिक दंड के रूप में जुर्माना और दोनों भी किया जा सकता है। अपराध की श्रेणी किस प्रकार की है? यह एक संज्ञेय अपराध है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो आईपीसी की सेक्शन 297 के अंतर्गत जो अपराध की कैटेगरी रहेगी वह है नॉन बेलेबल है। जमानत तो गैर जमानती है, विचारणीय, कौन सा कोर्ट इस पर केस को सुनेगा? किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा इसका विचारण किया जा सकता है। ये एडीजे, डीजे किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
धारा 297 की अपराध की श्रेणी, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 297 के अंतर्गत किया गया अपराध एक संज्ञेय अपराध है, यानी जिस भी व्यक्ति को इसके बारे में पता हो वह व्यक्ति पुलिस को इसके बारे में सूचना दे सकता है, और इस प्रकार के मामलों में पुलिस अदालत की अनुमति के बिना जांच शुरू कर सकती है, गिरफ्तारी भी कर सकती है, बिना वारंट के अपराधी की गिरफ्तारी कर सकती है। सेक्शन 297 के अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों को किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा सकता है। तो इसमें पुलिस का जो रोल है वह है कि अगर पुलिस को ऐसी सूचना मिलती है और पुलिस के सामने ऐसे अपराध के बारे में कोई भी परिवाद दायर किया जाता है, केस रजिस्टर्ड किया जाता है, फाइल करवाई जाती है, तो पुलिस इसमें इस अपराध से संबंधित व्यक्तियों को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और फिर ये किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सामने विचारणीय है। जमानत का प्रावधान, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 297 के अंतर्गत किए गए सभी अपराध गैर जमानती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, अपराध की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति धारा 297 के अंतर्गत कोई अपराध करता है और गिरफ्तार किया जाता है तो डायरेक्ट अर्जेंट जमानत मिलना संभव नहीं है, तो यहां पर तुरंत जमानत पर बाहर आना भी संभव नहीं है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो दोस्तों आज जो हमने बात की थी वह बात की थी आईपीसी में जो प्रावधान नहीं है जिस समस्या का, और जिसे अपराध के रूप में कोर्ट ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की कि इसे शामिल करना चाहिए, जो कि हमें जुडिशरी या एपीयू एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, क्योंकि इन चीज़ों की जब बातचीत स्वयं कोर्ट कर रहा है, कोर्ट इस पर बार बार ध्यान दे रहा है, तो ये हमारे जुडिशरी एपीयू या आरजेएस मेन एग्जामिनेशन में भी आ सकता है, क्योंकि कोर्ट ने इस पर कई बार अपनी राय व्यक्त की है और ये मामले इस प्रकार लगातार बढ़ रहे हैं। तो त्वरित वर्तमान समस्याएं जो नेक्रोफिलिया जैसी हमारे सामने आ रही है उनके बारे में हमें क्लियर पता होना चाहिए। वैसे नेक्रोफिलिया का जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार भी आप कह सकते हो कि जो व्यक्ति या जो जीव अपनी अस्वीकृति जाहिर करने में असमर्थ है वह नेक्रोफिलिया है। जब उसके साथ कुछ शारीरिक कृत्य किया जा रहा है तो अस्वीकृति जाहिर करने में असमर्थ है वह। ये जीवों में भी होता है, जानवरों में भी ऐसी चीजें हमें कई बार साइंस में देखने को मिलती है, जहां एक मृत जानवर के साथ, एक मादा मृत जानवर के साथ किसी अन्य नर जानवर ने इस प्रकार का रिलेशन क्रिएट किया हो, तो वहीं से इस वर्ड का उद्गम भी हुआ, उन चीज़ों से, साइंटिफिक व्यवस्थाओं से। तो नेक्रोफिलिया जो कि जानवरों में भी है, जहां पर मुख्य रूप से असमर्था, अस्वीकृति ये चीज़ें सामने आती है, और यहाँ भी जो कि डेड बॉडी है वह अस्वीकृति या असमर्था वहाँ पर कंप्लीटली है, वह अपनी अस्वीकृति प्रकट नहीं कर सकती है, अपनी असमर्था प्रकट नहीं कर सकती है, तो यहाँ पर इसे नेक्रोफिलिया समझा जाएगा। और इसके लिए हमारी आईपीसी में अलग से कोई प्रावधान नहीं है। आईपीसी का सेक्शन 297 इससे रिलेट किया जाता है, लेकिन वहाँ पर इंटेंशन प्रूव करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आईपीसी का सेक्शन 297 इंटेंशन के साथ जुड़ा हुआ है। आईपीसी का कोई भी सेक्शन इंटेंशन वर्ड को अपने साथ रखेगा, क्योंकि ऑफेंस करने के लिए इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। तो आपने समझा नेक्रोफिलिया को, और नेक्रोफिलिया के साथ साथ आपको मैंने आज आईपीसी का सेक्शन याद करवाया हुआ है 297, और इसमें यह भी बताया क्या ये दंडनीय है, दंड किस प्रकार का होगा, क्या ये जमानती है या गैर जमानती ऑफेंस है। तो आपने देखा कि ये गैर जमानती है, नॉन वेलेबल है। इसका विचारण कौन सा न्यायालय करेगा, तो किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सामने इसका विचारण किया जा सकता है। तो आज की क्लास में देखा इसी प्रकार की कानून की बहुत बारीक बारीक जो पेचीदगियां हैं वह आपके साथ हम रखेंगे, और वर्कशॉप क्लासेस में चीज़ों को कंप्लीट करेंगे नोट्स के साथ। रिटन क्लासेस में जो वर्कशॉप क्लासेस में रिटन करवाऊंगा डेफिनेशन और मुद्दों के साथ, जुड़े रहिए मुझसे, देखते रहिए आरजीएस एंड जुडिशरी स्पेशल वर्कशॉप विद डॉक्टर मनोज कुमार वैष्णव। धन्यवाद, थैंक यू।